हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंडियन इंग्लिश 25। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तोते की शिक्षा पार्ट 5, नई उमंग पाठ्यक्रम से। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। जैसे इंसान मूर्ख होता है, तोता भी मूर्ख था। गाता तो था, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ पाता था। शास्त्र मतलब जो ज्ञान की बातें हैं। उछलता था, फुदकता भी था, उड़ता भी था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। भाई शास्त्र पढ़ा होता तब तो जानता ना, नियम और कानून किसे कहते हैं, प्रथाएं क्या होती हैं। एक बार राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई है नहीं। हाँ ये जरूर है, जंगल में फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। अब ये जो था नियम कानून जानता नहीं था तोता, तो राजा के बगीचे का सारा फल और जंगल का सब फल खा जाता था। इससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता था। बोलने का मतलब राजा का जो फल मंडी का बाजार था वो नुकसान में चला जाता था। किसी फल को काट लिया, किसी फल को जूठा करके छोड़ दिया। मंत्री को बुलाकर कहा राजा ने, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। अच्छा, मंत्री जी ने किसको अपॉइंट किया तोते को शिक्षा देने के लिए? राजा जी के ही भांजे को। भांजा होता है ना, मामा का भांजा। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उस बैठक में, बैठक मतलब मीटिंग हुई, और उसमें किस विषय पर चर्चा हो रही थी? उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। उक्त जीव यानी वो जो जीव था तोता, वो इतना विद्या विहीन कैसे है, बिना विद्या के कैसे, इसका क्या कारण है। बड़ा गहरा विचार हुआ। निष्कर्ष ये निकला, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है, ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बनाया जाए, क्योंकि घास फूस के घर में रहेगा तो वहां विद्या कैसे आएगी। ऐसा लोगों ने मिलकर विचार किया। ऐसा लेकिन होता नहीं है। राजा पंडितों को दक्षिणा मिली। राजा के जितने पंडित लोग थे जो मीटिंग में बैठे थे, सबको दक्षिणा मिला। सब प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। सुनार बुलाया गया और उसको बोल दिया गया सोने का पिंजरा बना, और वो सोने का पिंजरा बनाने में जुट गया। क्यों भाई? ताकि तोता सोने के पिंजरे में रहेगा तो विद्या आएगी। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग टूट पड़े। देश के भी बाहर दूसरे देश के लोग आने लगे देखने सोने का पिंजरा। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। वाह। कई लोग शिक्षा पे कमेंट करके जा रहे थे, कई लोग तोते पे कमेंट करके, कई लोग पिंजरे पे कमेंट करके जा रहे थे। जो आ रहा था, सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला, क्योंकि भाई उसने ऐसा पिंजरा डिजाइन किया। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पिंजरा बना के सुनार इनाम लिया अपना, फीस, और निकल पड़ा अपने घर। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। वे बोले, यह काम इतनी कम पोथियों से नहीं चलेगा। जब पंडित जी बैठे तो बोले, भाई तोते को विद्या पढ़ाना है, इतना कम किताब और पुस्तक से काम नहीं चलेगा भाई। राजा के भांजे ने यह बात सुन लिया। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया, किताबें लिखने वालों को। पोथियां बनने लगी और किताबें लिखी जाने लगी। उनकी नकल होने लगी। नकल मतलब उसका कॉपी होने लगा। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। अब एक कॉपी, उस कॉपी का और ढेर सारा कॉपी, और ढेर सारे कॉपी का बहुत सारा कॉपी, पूरा पहाड़ लग गया। कॉपी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जेरोक्स होता है। जिसने भी देखा उसने यही कहा, वाह, इतनी विद्या को धरने की तो जगह भी नहीं रहेगी। अब इस पहाड़ को देखने के बाद जो देख रहा था कह रहा था, इतना विद्या को कहाँ रखा जाएगा। नकल नवीसों को भी ढेर सारे इनाम दिए गए। नकल करने वाले, कॉपी कर, उस जमाने प्रिंटिंग मशीन नहीं था ना, तो ऐसे ही हाथों से लिख लिख करके कॉपी किया जाता था। उसको भी इनाम दिया गया। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी ना रहा। सबको इनाम मिला। जितने लोग उस काम में लगे, अपना अपना काम किए, अपना अपना इनाम लेके गए। किसी के पास अब पैसे की तंगी रही नहीं। कीमती पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। अब उस देख रेख में पिंजरा का, ताकि कोई चुरा ना ले, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, भांजा बिजी रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते थे। मरम्मत यानी उसका रिपेयर वर्क का भी काम चल ही रहा था। बन तो गया था, थोड़ा यहाँ पॉलिश, थोड़ा वहाँ पेंट, थोड़ा ये सुधारना, थोड़ा यहाँ थोड़ी मारना है, ऐसा होते ही रहता था। फिर झाड़ पोछ और पॉलिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो देखता यही कहता, उन्नति हो रही है, काफी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत उन्नति हो रहा है, बहुत विकास।
इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे। अब ये पिंजरा बनाना, कॉपी करना, इन सब में तो बहुत सारे लोग लगे। फिर उन बहुत सारे लोग सही समय पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए और भी लोग लगाए गए। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूकें भरने लगे। सबका सैलरी, सब अपना अपना संदूक भरने लगा। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कमरों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। जितने लोग काम पे आ रहे थे, अब वो लोग अपने ममेरे भाई को भी काम पे लाके लगा दे रहा है, चचेरे भाई को भी काम पे लाके लगा दे रहा है, मौसेरे भाई को भी लगा दे रहा है। ऐसे करके सब खुश हो गया, सबको बड़ी कमाई हुई। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, है ना? ये बात तो सच है। संसार में हर चीज की कमी हो सकती है, लेकिन आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले, तुम कुछ भी करोगे तो उसमें खोट कर निकालने वाले, ऐसे लोग भरे पड़े हैं समाज में। एक ढूंढोगे तो हजार मिल जाते हैं ऐसे निंदक। वे बोले, निंदक लोग क्या बोल रहे हैं, आलोचना करने वाले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा निंदा हुआ। बात तो सही था। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे से क्या पूछा कि भाई सब कुछ तो पिंजरा का काम चल रहा है, लेकिन तोता का ही कोई देख रेख नहीं हो रहा है, ये कैसे? भांजे ने कहा, महाराज अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलवाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे पूरी में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। भांजा अपना पल्ला साफ कर लिया। खुद को बचाने के लिए उसने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है कि कितना सीरियस काम चल रहा है, तो आप सुनार को बुला लीजिए, नकल नवीसों मतलब कॉपी करने वालों को बुलाइए, देख रेख करने वालों को बुलाइए, रिपेयर करने वालों को बुलाइए, फिर इन सारे कामों का ख्याल रखने वालों को बुलाइए। आलोचकों की बातों पे मत जाइए आप, निंदकों की बातों पर, क्योंकि भाई हलवा पूरी, अच्छे अच्छे पकवान जो आप बना के इन लोगों को खिलाते हैं, ये खाना उन लोगों को तो मिलता नहीं है, निंदकों को, तो उन लोगों को बुरा लगता है, इसीलिए निंदा करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को साफ साफ समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। खुश हो गए राजा, अरे वाह क्या जवाब दिए। उन्होंने अपने भांजे को सोने का हार पहना दिया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके और तेजी के साथ चल रही है। राजा के मन में ऐसा हुआ कि एक बार चल के देखें कि आखिर कैसे शिक्षा चल रही है धूम धड़ाके और तेजी के साथ। एक दिन वे अपने मुसाहिबों, मित्रों और मंत्रियों के साथ स्वयं ही शिक्षाशाला में आधम के। शिक्षाशाला मतलब जहां पर उस तोते को शिक्षा दिया जाता था, उसको बोलते हैं शिक्षाशाला या फिर पाठशाला। तो वहां पर राजा खुद अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच गए देखने के लिए कि जरा देखें कैसे शिक्षा का काम चल रहा है। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास, ड्योढ़ी मतलब चौखट, उसके पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, नगाड़े, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग आदि आदि आप ही बज उठे। सब लोग उनके स्वागत में ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया। ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, शंख से लेके मृदंग तक। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और अपनी चुटिया हिला हिला कर मंत्र पाठ करने लगे। पंडित जी खूब जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिए। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे फुफेरे चचेरे मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे, ताकि राजा का ध्यान उधर जाए ही ना कि क्या हो रहा था। सब लोग जोरदार हल्ला गुल्ली, जय जयकार, राजा की जय हो, महाराज की जय हो। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य है, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा है। वो बोले, हैरान होने वाली बात है, इतना शोरगुल, इतना शब्द, ये शब्द कम तो नहीं हो रहा है। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। ये जो इतना सब लोग चिल्ला रहा है, बोल रहा है, इसके पीछे मीनिंग भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द ही बोला जा रहा है। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े, बहुत खुश हुए भाई कि इतना आवाज हो रहा है, शोरगुल हो रहा है और उन सारे शब्दों का अर्थ भी बहुत ज्यादा है, कितना कुछ सीख रहा है तोता। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे, पास के झाड़ी में से छिपा बैठा एक निंदक बोल उठा। निंदक मतलब कौन? जो आलोचना करता है, निंदा करता है। महाराज, आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके और बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौट कर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वाह वाह, इतने खुश हो गए।
पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। मतलब वो जो पढ़ाने का ढंग था ना, वो ऐसा था कि तोता तो दिखाई ही नहीं रहा था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उन्हें देखे बिना भी काम चल सकता है। मतलब ढंग ऐसा था कुछ, इतनी सारी पोथियां, इतने सारे पेपर, सब कुछ इतना ज्यादा पहाड़ जैसा रखा गया था कि तोता गायब, दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा बोले, छोड़ो, देखने की जरूरत भी क्या है, बिना देखे भी काम चल सकता है। राजा इतना तो अच्छी तरह समझ लिए थे कि बंदोबस्त में कोई कमी नहीं है मेरे भांजे की तरफ से, कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा की बात, थी सिर्फ शिक्षा, पोथी। यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। राजा समझ गए, इतना पोथी है, तब तो रोज पंडित लोग पोथी का एक एक पेज फाड़ फाड़ के कागज का सब उस तोते के मुंह में डालता होगा। पिंजरे में दाना पानी तो था नहीं, थी सिर्फ शिक्षा, यानी थी सिर्फ उसके अंदर किताबें और पोथियां। यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से, मतलब मुंह में नहीं घुसता था बेचारे के, तो कलम का नोक लगा लगा के ठेल ठेल के उसके मुंह में घुसाया जाता था। बेचारे का गाना वाना तो बंद ही हो गया था, चीखना चिल्लाना भी उसका बंद हो गया था। इतना कागज उसके मुंह में ठूसा हुआ था कि बिल्कुल उसका बोलती बंद हो गई थी। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे जो देखता था कि कैसे तोते के मुंह में लोग कागज डालता है। तोता दिन पर दिन इस उत्तम व्यवस्था के बीच अधमरा होता गया। कितना उत्तम व्यवस्था है, फाइन अरेंजमेंट, सोने का पिंजरा, कितनी सारी पोथियां, कितने पंडित, कितने नकल नवीस, कितने पहरेदार। लेकिन तोते का हालत बिगड़ते जा रहा था, बेचारा बीमार होते जा रहा था, अधमरा। देखभाल करने वालों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अभी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर निहारने लगा था और बड़ी ही बेचैनी के साथ अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। मतलब उसको देखकर जो लोग देखते थे उन लोगों को लगता था कि सुधार आ रहा है इसके हेल्थ में, सुधर रहा है तोता। अब जिस चीज को वो लोग सुधार समझते थे वो था क्या, एक्चुअली में पंछी स्वभाव था। सारे पंछी स्वभाव से क्या होते हैं, सुबह के टाइम में देखते हैं ना, पूरब की दिशा में जब रोशनी आती है सूरज के आने की, तो सारे पंछी उधर देखना शुरू कर देते हैं। तोता भी उधर ही देखने लगता था और अपना पंख फड़फड़ाना शुरू कर देता था उड़ने के लिए। तो लोगों को लगता था कि इसका स्थिति सुधर रहा है, बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कभी कभी तो उसका रोग वाला जो चोंच था, बेचारा रोगी हो गया था, बीमार हो गया था, कागज मुंह में ठुसा ठुसा कर अपने उसी रोगी चोंच से वो पिंजरे के सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता था, काटता था चोंच से पकड़कर। कोतवाल गरजा। अब सोने के पिंजरे का देखभाल करने वाला कोतवाल चिल्लाते हुए आया, यह कैसी बेअदबी है। बेअदबी मतलब कोई लिहाज नहीं, कोई तमीज नहीं, ये कैसी बदतमीजी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, तुरंत लोहार भी आ गया, आग भट्टी और हथौड़ा वगैरह लेकर ऐसी धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की शाकल तैयार की गई और तोते के पर भी काट दिए गए। लोहे का एक ठो शाकल तैयार किया गया, जंजीर, उसके पैरों में पहनाने के लिए, ताकि ये इधर उधर भाग ना सके, और उसका पर भी काट दिया गया जो फड़फड़ाता था बेचारा उड़ने के लिए। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसा मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी है। अब सारे लोग मिलके गाली देने लगे, किसको, तोते को। कह रहे हैं, देखो राजा ने कितना कुछ किया, लेकिन ये पक्षी बेवकूफ ही नहीं है, मूर्ख ही नहीं है, बल्कि नमक हराम है। इसके लिए इतना कुछ किया गया, लेकिन देखो पिंजरा का सलाख, यानी कि पिंजरे के जो रॉड हैं सोने के, उसको काट रहा है, तोड़ रहा है। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार का काम धंधा बेहद बढ़ गया। अब लुहार का और काम धंधा बढ़ गया और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभा देने लगे। जितना काम बढ़ गया लुहारों का, उतना राजा से इनाम मिलने लगा। किस लिए, अब उस तोते को काबू में रखने के लिए उस लोहारों को बुलाया गया और काम उनका बढ़ गया, और उसकी वजह से उनकी पत्नियों के शरीर पर सोने लदने लगे। और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे बहुत इनाम दिया। अच्छा, कोतवाल इतना बड़ा कंप्लेन लाकर किया था राजा को कि देखिए कितना बड़ा नमक हराम है ये तोता, इसलिए राजा उसके ऊपर खुश होकर फिर इनाम दिए। तोता मर गया। कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता था, कोई बता नहीं पा रहा था कि कब मरा। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। निंदक लोग अफवाह फैला दिए चारों तरफ, तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब ये कैसी बात सुनी जा रही है,
भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है? अभी भी उछलता फुदकता है क्या? भांजा बोला, अजी राम कहिए, ना ना, आप भी क्या बात करते हैं मामा जी, राजा साहब। राजा ने फिर पूछा, अब भी उड़ता है क्या? भांजे ने कहा, ना, एकदम नहीं उड़ता है। राजा ने पूछा, अब भी गाता है क्या? भांजे ने कहा, नहीं तो। दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? भांजे ने कहा, ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, सिपाही आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बेचारा सूख गया था, मर गया था। पेट के अंदर जो कागज वगैरह ठूसा गया था, वो सूख गया था, कागज वगैरह भी, वो सब खड़खड़ा रहा था। बाहर नव बसंत की दक्षिण बयार अब भी उसी तरह बह रही थी, और बाहर की तरफ बसंत ऋतु का नया नया हल्का हल्का हवा भी उसी तरह पहले की तरह चल रहा था। तो कहानी से क्या सीखने को मिल रहा है कि शीर्षक तो है तोते की शिक्षा, यानी कि एक ऐसा राज्य है जहां पर तोते को मूर्ख माना गया है। लेकिन मूर्ख कौन है? वो राजा, और उसको ठगने वाले, उसके यहाँ के लोहार, उसके वहां के सुनार, उस राजा का भांजा, उस राजा के राज्य में रहने वाले नकल नवीस, जिन लोगों ने राजा का फायदा लिया उस तोते के नाम पर, उस तोते को शिक्षित करने के नाम पर। तोता जो है स्वभाव से अपने पंख फड़फड़ाएगा ही, स्वभाव से गाना गाएगा ही। तो जो ये बात नहीं समझता है, जो राजा इस बात को ना समझे, वो तो खुद ही मूर्ख है। तो तोते को मूर्ख यहाँ समझा जा रहा है, बल्कि पूरा राजपाट ही मूर्ख है। मूर्खों से भरा हुआ राज्य है और वहां का राजा। आशा करता हूँ कहानी समझ में आई। धन्यवाद।